नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस गौड़ और आज हम एनटीए यूजीसी नेट के एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रांज फैनन। फ्रांज फैनन का पूरा नाम यदि हम बात करें तो इनका पूरा नाम था फ्रांज ओमर फैनन और इनका जन्म जो हुआ था वो फ्रांस में 20 जुलाई 1925 को हुआ था और 6 दिसंबर 1961 को अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई। फ्रांज फैनन एक काले रंग का व्यक्ति था और इसी वजह से काले रंग भेद और नस्ल भेद पर इन्होंने खूब लिखा और खूब प्रचार किया। इनका पूरा जो विचार है, पॉलिटिकल थॉट है, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो भी इसी के आधारित है, इसी पर आधारित है, यानी रंग भेद, नस्ल भेद, जाति हिंसा इन्हीं पर आधारित है। अगर पहली रचना की बात करें जो ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क इन्होंने 1952 में लिखी थी। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे कि इसमें लिखा क्या है इन्होंने, वैसे इनके नाम से जाहिर होता है। दूसरी जो पुस्तक है ए डाइंग कोलोनलिज्म, ये 1959 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तीसरी जो पुस्तक है द रेस्ड ऑफ द अर्थ 1961 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इन्होंने एक लेख भी लिखा था ऐसे के रूप में जो था टुवार्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964 में, जो प्रकाशित हुआ था बाद में। ये एक सरकारी अधिकारी के बेटे थे और इनकी माता पिता जो थे वो अलग अलग मिश्रित जाति के थे, यानी पिता जो थे वो गोरे और माता थी वो काली। तो या इनके माता पिता के पुत्रों में फ्रांज फैनन थे वो सबसे काले थे और इन्हीं की वजह से इनमें एक हीन भावना भी थी कि मैं काला क्यों हूं, क्योंकि वहां पर काले लोगों का महत्व कम था और गोरे लोगों का उस जो औपनिवेशीकरण था अफ्रीका में, क्योंकि ये अफ्रीका मूल के व्यक्ति थे। प्रतिभा संपन्न छात्र होने के बावजूद उस समय इनको भी फ्रांस के अंदर, चूंकि वहां गोरे लोग थे, तो इनको वो रंग भेद का सामना करना पड़ा था। अफ्रीकन मूल के जितने भी लोग थे या काले लोग थे, उनके साथ जितने भी यूरोपियन देश थे वहां पर रंग भेद का या नस्लीय टिप्पणियों का उनको सामना करना पड़ता था। जैसे कि आज भी आपको पता है कि ऐसा इन देशों में, अमेरिकन देशों में या यूरोपियन देशों में आज भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जो सारा विचार है अपना वो नस्लवाद पे या रंग भेद पर, जो इनकी वजह से जो समाज पर प्रभाव पड़ता है उस पर ये चिंतन करते हुए इन्होंने ये अपने सारे विचार, जो पॉलिटिकल विचार है, पॉलिटिकल थॉट है, वो सारे इसी के इर्द गिर्द या इसी में आंदोलन करने पे, क्रांति करने पे, इस चीज को कैसे दूर किया जाए, इन सब पे इनका विचार घूमता है। ज्यादा काले होने के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हालांकि बाद में इन्होंने प्रतिभा संपन्न तो थे, 1951 से लेकर 53 तक इन्होंने एक डॉक्टर के रूप में कार्य किया, एक मनोचिकित्सक के रूप में कार्य किया। लेकिन जैसे ही इन्हें बार बार रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ा तो वहां से निकलकर ये अल्जीरिया चले गए। अल्जीरिया उस समय खुद उपनिवेश का शिकार था, तो अल्जीरिया में इन्होंने एक अस्पताल खोल दिया और वहां पर मनोचिकित्सक का कार्य करने लगे और अस्पताल के एक निदेशक बन गए थे। और वहां पर उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के लिए वहां पर आंदोलन चलाया जा रहा था, क्रांति की जा रही थी। उस क्रांति में फैनन ने अपने आप को एक राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर लिया, यानी यहां से इनकी जिंदगी जो थी वो बदल गई थी। अल्जीरिया में जब क्रांति इन्होंने की, राजनीतिक कार्य इन्होंने शुरू किए, तो वहां से इनको देश निकाला दे दिया, क्योंकि ये फ्रांस का उपनिवेशवाद था और वहां से इसको निकाल दिया गया था। उसके पश्चात ये ट्यूनीसिया चले गए थे और वहां पर ट्यूनीसिया में इन्होंने जो अल्जीरिया का विरोधी था वहां पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसी समय जीन पाल सार्त्र जो प्रसिद्ध विचारक थे, विद्वान थे, उनके ये संपर्क में आए और 1960 में अल्जीरिया की जो जब स्वतंत्र होने जा रहा था और अंतिम सरकार बनाई गई थी, उस अंतिम सरकार की तरफ से ये घाना में राजदूत भी नियुक्त हुए। अब बात कर लेते हैं इन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा, सारे विचार इनके कहाँ इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी विशेष बात कर लेते हैं। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क, ये इन्होंने शुरुआत में 1952 में लिखी। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने इस पुस्तक में औपनिवेशिक जो स्थिति थी उसमें जो पितृवाद था, उस पितृवाद का इन्होंने विरोध किया था। क्योंकि उस समय उपनिवेशवाद में जो गोरे लोग थे, और ये इसमें कहते हैं कि जब गोरे लोग उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए आए तो वो एक सुनियोजित विचार के तहत आते थे
और उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि जब ये उपनिवेशवादी व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उस समय ये एक विचार फैलाते हैं, ये कहते हैं कि श्वेत लोग जो भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ होता है और श्वेत लोगों को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा है ताकि वह जो अश्वेत लोग हैं, जो असभ्य लोग हैं, जो सभ्यता में नहीं जानते, उनको सभ्य बनाने के लिए ये एक पुनीत कार्य के लिए इनको भेजा गया है। तो ये यहाँ पर उपनिवेशवाद स्थापित करते हैं, अपनी कॉलोनियां स्थापित करते हैं और ये इन लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। और ये अश्वेत लोगों के मन में भी ये भावना बिठा देते हैं कि देखिए आप तो असभ्य हो, आपकी परंपरा, आपके रीति रिवाज ये बिल्कुल सही नहीं है, आप हमारे रीति रिवाज अपनाइए और इसमें हम आपको हमारा साहित्य अपनाइए, हमारी परंपरा अपनाइए। और जो अश्वेत लोग हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यदि हम इन गोरे लोगों की संस्कृति को, परंपरा को, आचार व्यवहार को, पहनावों को अपना लेंगे तो हम समाज के अंदर एक अच्छी स्थिति में, अच्छे स्टेटस में आ जाएंगे। तो इस बात का विरोध करते हैं अपनी पुस्तक में। कौन? फ्रांज फेनन। वो कहते हैं कि भैया केवल इस क्रांति से या इस उपनिवेशवाद से या अत्याचार के माध्यम से केवल कॉलोनियों का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद में ये जो शोषण किया जाता है इन श्वेत लोगों की तरफ से, ये फिर निरंतर शोषण किया जाता है और ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को इनको समाप्त कर देते हैं और इनको अशुद्ध कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि जब ये कॉलोनियों का निर्माण कर लेते हैं, जब ये अपनी सोच को हमारे अंदर डाल देते हैं, तो इससे रंग भेद और जातीय हिंसा अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये अपनी इसको मिटाना चाहते हैं, जो विरोध करते हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। इससे होता क्या है, काले लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि उनमें हीन भावना की स्थिति आ जाती है, उन्हें अपनी खुद की परंपराएं हीन लगने लग जाती है, अपनी सोच हीन लगने लग जाती है, अपना जो सभ्यता वो हीन लगने लग जाती है और वो श्वेत लोगों की तरह बनने का प्रयास करते हैं। और यहीं से वो ये मानते हैं श्वेत लोग, इनकी संस्कृति, भाषा, श्वेत लोगों की संस्कृति, भाषा इनको अपनाया जाता है, अपने भी छोड़ देते हैं। और अब वो ये कहते हैं कि आपके इस तरह से बनने पर काले लोगों को ये आह्वान करते हैं कि आप जो गोरे लोगों की तरह बनना चाह रहे हैं, इससे गोरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे भी इनके बराबर आ जाएंगे तो हम इनके जैसे हो जाएंगे, कि नहीं, श्वेत लोगों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका छुपा हुआ एजेंडा है। वो तो आप पर राज करना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए आपको लूटना चाहते हैं, आपको हीन भावना से ग्रसित रखने चाहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, बल्कि उन्होंने जो दूसरी पुस्तक लिखी, द रेस्ड ऑफ द अर्थ 1961 में, उन्होंने ये लिखा कि इनसे सत्ता का हस्तांतरण करना है। और सत्ता का हस्तांतरण करना कैसे? क्रांति के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण करना है, और क्रांति के माध्यम से ही सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, क्योंकि क्रांति के माध्यम से जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो पूरा का पूरा आमूलचूल परिवर्तन होता है। नहीं, अगर हम क्रांति के माध्यम से परिवर्तन नहीं करते हैं तो सत्ता में या सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। होता क्या है, यदि मान लीजिए साधारण आंदोलन से सत्ता में परिवर्तन होता है तो उपनिवेशवाद के लोगों से निकलकर जो शक्ति है वो पूंजीपति के हाथों में चली जाती है, नेताओं के हाथों में चली जाती है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में 1947 के बाद में जो सत्ता थी वो नेताओं के और पूंजीपतियों के हाथ में आ गई, और ऐसा लगा जैसे हम एक अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों के हम अधीन हो गए। आज की भी स्थिति ऐसी है। तो वो यही कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की, और इससे जो हमारे ऊपर जो इन श्वेत लोगों ने जो संस्कृति को आरोपित कर दिया, अधिरोपित कर दिया, इस संस्कृति को समाप्त कीजिए और जो मूल निवासियों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को वापस लेके आइए, एक नई संस्कृति का निर्माण कीजिए। इन लोगों ने जो हमारी संस्कृति को अशुद्ध कर दिया उसको हमें पुनः क्रांति और संघर्ष के माध्यम से शुद्ध करने की जरूरत है, जिसे फ्रांज फेनन एक नया नाम देता है, शुद्धिकरण या शुद्धिकरण की क्रांति। यानी वो कहता है कि क्रांति के माध्यम से एक शुद्ध समाज का निर्माण हमें करना होगा, और अत्याचार और शक्ति के प्रयोग से जो ये श्वेत लोगों की हमारे ऊपर उपनिवेशवाद स्थापित हुआ है, हमारे ऊपर ये जो अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर जो ये शासन स्थापित हुआ है, इसको भी वापस इसी तरह की
क्रांति से ही मिटाया जा सकता है। यानी यहाँ पर आकर वो मार्क्सवाद के समर्थक लगते, यद्यपि वो मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन वो मार्क्सवाद का इस वजह से समर्थन करते थे क्योंकि मार्क्सवाद में नस्लवाद को बिल्कुल ही परे सरका दिया गया था, उससे संबंधित उसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई थी और क्रांति के माध्यम से वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। तो वहां से उन पर प्रभाव पड़ा, वहां से उन्होंने अपनी थीम ली कि हमें क्या करना है। नेशनल मंडेला से उन पर प्रभाव पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो घोषणा हुई थी, घोषणा पत्र आया था यूएनओ में प्रजातिवाद के विरोध में, वहां से फर्क पड़ा। हरारे सम्मेलन हुआ था नाम का, जो 1986 में हुआ था, अफ्रीकी एकता कोष की स्थापना की गई थी, उसका उन पर फर्क पड़ा। और नेशनल मंडेला की जो पुस्तक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। 1940 में एक आंदोलन हुआ था नेग्रिट्यूड, जो काले लोगों का आंदोलन था, उससे ये काफी प्रभावित हुए थे। और इनको श्वेत लोगों की जो अधिरोपित संस्कृति थी उसकी बजाय जब उन्होंने इसको पहचाना तो उन्होंने कहा कि अफ्रीकी इतिहास, संस्कृति और मूल्यों पर हमें गर्व है, हमें इन चीजों पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। और जब इन्हें ये पता लगा, जब इन्होंने अल्जीरिया में कुछ लेख लिखे थे, तब ये मान गए थे कि बाद में कि नस्लवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब इन्होंने ए डाइंग कॉलोनिज्म एंड टुवार्ड द अफ्रीकी रिवोल्यूशन बुक में इनके लेख प्रकाशित हुए थे, तब इनको ये लगा कि नस्लवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके विरुद्ध हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा अल्जीरिया जो राष्ट्रीय मोर्चा था FLN, और अंतरिम सरकार के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम पर भी काम किया था। और उन्होंने दुनिया के भविष्य के लिए उपनिवेशवाद और तीसरी जो दुनिया थी उसका भविष्य कैसा होगा, इसकी आशाओं पर उन्होंने व्याख्यान दिए था रेस्ट ऑफ द अर्थ पुस्तक में। और इसीलिए जातीय हिंसा के खिलाफ इन्होंने क्रांति को भी इन किताबों के माध्यम से बढ़ावा दिया था। ये जो किताब लिखी रेस्ट ऑफ द अर्थ, इससे पता चलता है कि वो क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी से भी बढ़कर एक विश्लेषक थे। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर यद्यपि वो कट्टरपंथी थे कि क्रांति के माध्यम से ही बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन बाद में वो वहां से कट्टरपंथ से उदारवाद की ओर आए और उदारवाद से फिर वो समाजवाद की ओर आए। यानी हम कह सकते हैं कि तब इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से भी बदलाव का समर्थन किया। जो पहले केवल क्रांति चाहते थे, अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में आते आते वो देशों के जो बड़े बड़े आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उनके माध्यम से भी सत्ता परिवर्तन पर विश्वास करने लगे। यानी इस तरह से वो समाजवाद में बदल गए थे। अपने यहाँ पर भारत में जिस प्रकार से भगत सिंह और अंबेडकर राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, वैसे के वैसे ही फ्रांज फेनन थे, वो भी राजनीतिक परिवर्तन से पहले जो जातीय हिंसा है, जो नस्लवाद है, उसको मिटाना चाहते थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि किस भारतीय विचारक से इनकी तुलना की जा सकती है, तो वो हो गए अंबेडकर और भगत सिंह। आशा करता हूँ फ्रांज फेनन के बारे में ये विचार आपको अच्छे पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।